गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय 14 में आज का जो टॉपिक अपना तो है नील्स बोर की द्वितीय अवधारणा द्वारा नील्स बोर डी ब्रोगली समीकरण की सहायता से नील्स बोर की द्वितीय अवधारणा का सत्यापन करना। नील्स बोर की द्वितीय अवधारणा का सत्यापन करना। तो क्या टॉपिक है कि डी ब्रोगली समीकरण की सहायता से नील्स बोर की द्वितीय अवधारणा का सत्यापन करना। तो सबसे पहले हमें नील्स बोर की द्वितीय अवधारणा का ज्ञान होना चाहिए। तो नील्स बोर की द्वितीय अवधारणा क्या होती है? नील्स बोर के अनुसार वे ही इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान क्या हो, अर्थात L का मान क्या हो, NH/2π का पूर्ण गुणज हो। ठीक है ना। तो इसका अर्थ हमें कोणीय संवेग का मान क्या निकालना है? NH/2π निकालना है। ठीक है। इसके लिए डी ब्रोगली ने क्या माना कि डी ब्रोगली के अनुसार जो n तरंगे हैं, इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न n तरंगे है, वो वर्ताकार पथ में संचरित होती है इस प्रकार। इस प्रकार n तरंगों को दर्शाया गया। जिसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल r। इस प्रकार n तरंगे स्मॉल r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में v वेग से गतिमान है, मान लीजिए। अब आपके पास यदि हम देखते हैं कि ये जो एक चक्कर होता है, इस चक्कर में तय की दूरी क्या होती है? लैम्डा होती है। एक चक्कर है, इसी प्रकार दो चक्कर हो तो 2 लैम्डा, इसी प्रकार 3 चक्कर हो तो 3 लैम्डा, इसी प्रकार n चक्कर हो तो n लैम्डा। तो ये तय की जो दूरी होगी इस वर्त की परिधि की क्या होगी? तुल्य होगी। कि डी ब्रोगली ने n तरंगों को वर्ताकार पथ में चित्रानुसार दर्शाया। ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न जो तरंगे होती है वो इस प्रकार वर्ताकार पथ में स्मॉल r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में संचित होती है। तो द्वितीय अवधारणा प्राप्त करने के लिए क्या मानता है कि इसकी जो परिधि होगी वो n तरंगों द्वारा उत्पन्न तरंग दूरी क्या होगी? तुल्य होगी। तो कहने का तात्पर्य है, तो परिधि है अर्थात 2πr, n तरंगों की दूरी तो n लैम्डा, तरंग दूरी क्या हो गई? तुल्य हो गई। चूंकि ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है डी ब्रोगली समीकरण से, तो डी ब्रोगली समीकरण है वो क्या होती है? लैम्डा बराबर H/P होती है, नहीं होती है? इसलिए 2πr n लैम्डा के स्थान क्या रख दिया? H/P। इस p को इधर ले जाओ, 2π को इधर लेकर आ जाओ, तो p × r बराबर NH/2π। चूंकि हमें पता है p × r कोणीय संवेग का सूत्र होता है L, इसलिए L बराबर NH/2π। ये सिद्ध करना था। तो देखिए डी ब्रोगली समीकरण की सहायता से नील्स बोर की द्वितीय अवधारणा सत्यापन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि द्वितीय अवधारणा क्या होती है। तो सर्वप्रथम वो लिखिए कि नील्स बोर की द्वितीय अवधारणा के अनुसार वे इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान क्या हो? NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। डी ब्रोगली ने n तरंगों को वर्ताकार पथ के रूप में माना जो स्मॉल r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में v वेग से क्या करती है? गतिमान होती है। और n तरंगों की जो तरंग दूरी है वो वर्त की परिधि की क्या होती है? तुल्य होती है। जिसकी सहायता से हम समीकरण 1 प्राप्त करते हैं। तो 2πr बराबर n लैम्डा, तो ये परिधि हो गई, n तरंगों की तरंग दूरी हो गई। डी ब्रोगली समीकरण की सहायता से करना है। तो लैम्डा बराबर क्या होता है? P। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर रखिए NH/P।
इस P को इधर ले जाओ, P इंटू आर NH अपॉन 2 पाई, P इंटू आर कोणीय संवेग सूत्र होता है L, इसलिए L बराबर क्या आ गया NH अपॉन 2 पाई। तो ये हमने डी ब्रोगली समीकरण की सहायता से नियंत्रित स्वर की द्वितीय अवधारणा का सत्यापन कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हाइड्रोजन परमाणु का आरेखीय स्पेक्ट्रम तथा उसकी व्याख्या। हाइड्रोजन परमाणु का आरेखीय स्पेक्ट्रम तथा उसकी व्याख्या। तो ये देखिए टॉपिक आपके केमिस्ट्री में भी है, आपने देखा भी होगा। तो इससे सर्वप्रथम इसे संबंधित बनाते हैं। देखिए हमने ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से संबंधित एक चित्र बनाया है। तो देखिए सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम जॉन जेकब ब्रामर था। उन्होंने सर्वप्रथम हाइड्रोजन से संबंधित सदृश्य भाग देखा था। क्या देखा था? सदृश्य भाग। तो उन्होंने क्या बताया था, यदि हाइड्रोजन गैस को किसी बंद नलिका में गर्म किया जाता है, यदि हाइड्रोजन गैस को किसी बंद नलिका में गर्म किया जाता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस नलिका में विकिरण उत्सर्जित होती है। क्या उत्सर्जित होती है? विकिरण उत्सर्जित होती है। और क्या बताया था कि स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा देखने पर हाइड्रोजन गैस में स्पेक्ट्रोमीटर जो है उसके द्वारा देखने पर हाइड्रोजन गैस में विभिन्न रेखाओं का एक समुच्चय दिखाई देता है। क्या दिखाई देगा? विभिन्न रेखाओं का एक समुच्चय दिखाई देता है। ये देखिए जो समुच्चय है नगर आंखों से दिखाई नहीं देता है, स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा देखने पर ही ये समुच्चय दिखाई देता है। इस समुच्चय को क्या कहा जाता है? रेखीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। फिर इसके बाद में क्या आता था कि जॉन जेकब ब्रामर ने सर्वप्रथम इन रेखाओं को देखा जिनको 4 भागों में विभाजित किया, जिनकी तरंगदैर्घ्य क्या थी? 456.3 nm, 486.1 nm, 434.2 nm, 480.2 nm प्राप्त हुई थी। और ये देखा गया जो सर्वप्रथम भाग था उसको जॉन जेकब ने क्या नाम दिया था? ब्रामर श्रेणी दिया था। क्या नाम दिया था? ब्रामर श्रेणी। ठीक है ना। सर्वप्रथम दृश्य भाग जो देखा गया था उसका नाम क्या दिया गया? ब्रामर श्रेणी दिया गया। अब इसके बाद में इसे संबंधित तरंगदैर्घ्य का एक सूत्र दिया कि ब्रामर श्रेणी में जो रेखाओं का समुच्चय दिखाई देता है उनकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी हो तो उसके लिए एक सूत्र का निर्माण किया तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए। तो वो होता है 1/λ r 1/2² - 1/n²। जहाँ n अक्षर की संख्या होगी जिसकी वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार शुरू होगी। जहाँ r क्या है? ऋण नियतांक। क्या है? ऋण नियतांक। r होता है ऋण नियतांक जिसकी वैल्यू क्या होती है? गणितीय मान 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ऋण नियतांक की वैल्यू क्या होती है? 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। इस श्रेणी के बाद अन्य वैज्ञानिकों द्वारा भी हाइड्रोजन परमाणु में कुछ श्रेणियों का निर्माण किया गया जिनके नाम उनके वैज्ञानिकों के नाम पर क्या है? रखे गए। तो जैसे सर्वप्रथम लाइमैन श्रेणी है तो उसके लिए देखिए तो इनके लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या था तो वो देखते हैं और उनकी ऊर्जाओं में किस प्रकार संबंध दर्शाया गया था तो उस ग्राफ का भी चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए लाइमैन श्रेणी।
तो लाइमैन श्रेणी के लिए जो सूत्र का निर्माण हुआ था वो हुआ था 1/λ बराबर r 1/1 की स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n की जो वैल्यू शुरू होगी वो कहाँ से होगी, 2 3 4 5, मतलब दूसरे कक्षे से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा और प्रथम में क्या कर सकता है, संक्रमण कर सकता है। इसी प्रकार दूसरी जो श्रेणी थी बामर श्रेणी, केवल ब्राह्मण भी लिख देता है, बामर भी लिख देता है, एक ही बात है। 1/λ बराबर r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। इसमें जो n की वैल्यू शुरू होगी वो 3 4 5 6 इस प्रकार शुरू होगी, अगले कक्षक से होती है, ध्यान रखना। इसी प्रकार 3 नंबर पर पास्चन, अगली जो श्रेणी थी उसकी खोज हुई, इसका नाम था पास्चन श्रेणी, जिसका सूत्र होता है तरंग ज्ञात करने का 1/λ इक्वल r 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n की वैल्यू कहाँ से शुरू हो जाएगी, 4 5 6 इस प्रकार आगे की ओर चलेगी। इसी प्रकार 4 नंबर पर थी ब्रैकेट श्रेणी, 1/λ बराबर r 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से शुरू होगी, 5 6 7 8। इसी प्रकार लास्ट थी खंड श्रेणी या कुंड श्रेणी भी बोलते हैं। तो कुंड श्रेणी है, उसकी तरंग सूत्र दिया गया 1/λ बराबर r 1/5 की स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 6 7 8 9 इस प्रकार ये वैल्यू शुरू होगी। तो इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु में मुख्य रूप से 5 श्रेणियों की खोज हुई, जिनके नाम लाइमैन, बामर, पास्चन और ब्रैकेट और फुंड रखा गया, जिनकी तरंग सूत्र मैंने अभी आपको बताया है। अब देखिए इससे संबंधित यदि आवर्ती में चाहिए कोई भी सूत्र ले सकते हो आप, जैसे लाइमैन श्रेणी को आवर्ती में चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं, आवर्ती में। तो आवर्ती के लिए क्या होता है, देखिए किस प्रकार चेंज करेंगे, एक से बता देता हूँ और आप चेंज कर सकते हो। तो आवर्ती में चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है लैम्डा बराबर क्या होता है, c/ν होता है, नहीं होता है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए 1/λ। तो 1/λ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ν/c हो जाएगा। इसलिए लाइमैन श्रेणी में यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, ν/c इक्वल r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। न्यू की वैल्यू निकालेंगे तो न्यू बराबर क्या आ जाएगा, rc 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो न्यू आवर्ती हो गई, r रेडियोधर्मी नियतांक हो गया, c क्या हो गया, प्रकाश का वेग, और n कक्षक की संख्या, ठीक है ना। तो इस प्रकार आवर्ती के रूप में ज्ञात कर सकते हो। जैसे बामर श्रेणी आवर्ती में पूछ ली जाए तो क्या होगी बामर श्रेणी के लिए, न्यू इक्वल rc 1/2 स्क्वायर हो जाएगा 1/n स्क्वायर। तो इस प्रकार प्रत्येक श्रेणी को आवर्ती के रूप में ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए ऊर्जा से संबंधित कई बार ग्राफ पूछ लिया जाता है, तो वो बनाते हैं। तो इसका ग्राफ क्या होता है वो देखते हैं, भी देखिए। इससे संबंधित इस प्रकार 7 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 6, ठीक है, और एक और रहेगी 7 हो गई। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं लाइमैन श्रेणी के लिए। तो लाइमैन श्रेणी दिखाते हैं, तो लाइमैन श्रेणी का संक्रमण कहाँ से होता है, n की वैल्यू कहाँ से लेते हैं, हम 2 से लेते हैं, ठीक है ना। तो ये n का मान 1 हो गया, ये n का मान 2 हो गया, ये n का मान 3 हो गया, ये n का मान 4 हो गया, 5 6 और 7 इस प्रकार अंतर चलता रहता है, ठीक है। अब देखिए लाइमैन श्रेणी के लिए देखते हैं, तो दूसरे कक्षक से शुरू होगी, पहले में आएगी, संक्रमण हो सकता है, फिर इस प्रकार इसकी वैल्यू आगे की ओर बढ़ती रहती है, इनकी वैल्यू।
दूसरे से पहले में, फिर इसके बाद में प्रत्येक कक्षक से इसमें आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये संक्रमण अवस्था दिखाती है हमने लाइमन श्रेणी की, ठीक है। अब देखते हैं बामर श्रेणी के लिए। तो बामर श्रेणी का सूत्र क्या होता है, 1/λ/r 1/2² - 1/n²। और n की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 3 से। तो दूसरे में संक्रमित होगा, तीसरे से दूसरे में। तो देखिए यहाँ से शुरू होगी है इस प्रकार, आगे वो बढ़ता रहेगा। पहले में कर देना क्योंकि n के प्रथम मान कितना है, 2, कितना, और किससे, तीसरे से दूसरे में आ सकता है। इसके आधार पर एक संरचना करवाते हैं। तो ये आ गई बामर श्रेणी, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार देखते हैं पाषाण के लिए। तो पाषाण के लिए यहाँ पर n की वैल्यू 4 से शुरू होगी, कहाँ से शुरू होगी, 4 से, और यहाँ पर क्या होगा, 3g²। इसका अर्थ है चौथी से तीसरी में संक्रमण होगा सर्वप्रथम, ये आ गया। ये आ गई पाषाण श्रेणी, पाषाण श्रेणी। फिर ब्रैकेट देखते हैं, यहाँ पर 4g² हो जाएगा और n की वैल्यू 5 से शुरू होगी। तो 5 से 4 में संक्रमित होगा, इस प्रकार होगा। ये देखिए n का मान 4 है, 5 से शुरुआत होगी। ये हुई ब्रैकेट श्रेणी। फिर लास्ट, तो उसमें 5g² और n की वैल्यू 6 से शुरू होगी, कहाँ से शुरू होगी, 6 से। तो 5 में संक्रमित होगा, इस प्रकार 6 से। ये हो गई आपके पास कुंड श्रेणी, कुंड श्रेणी। ये रेंज से संबंधित ऊर्जाएं देखते हैं। देखिए निकालते हैं। यदि प्रथम कक्षक के लिए देखते हैं तो आपको मैंने एक पीछे वाले टॉपिक में सूत्र बताया था, En बराबर -13.6/n²। इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। जैसे n की वैल्यू यदि 1 लेते हैं तो 1 1, तो E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आएगी, E1 की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार दूसरे कक्षक के लिए देखेंगे तो दूसरे कक्षक के लिए कितनी आ जाएगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E2 की वैल्यू आ गई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दूसरे कक्षक के लिए ऊर्जा प्राप्त हो गई। इसी प्रकार तीसरे कक्षक के लिए कितनी आ जाएगी, E3 बराबर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार आप आगे तक की कक्षा में क्या है, इस सूत्र की सहायता से क्या है ऊर्जा ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार विभिन्न श्रेणियों से संबंधित इस ग्राफ को दर्शाया गया। अब देखते हैं अगला टॉपिक अपना, वो क्या है, देखिए नील्स बोर की तृतीय उदाहरण द्वारा रीडबर्ग नियतांक का सत्यापन करेंगे। इसका सत्यापन करेंगे रीडबर्ग नियतांक का। तो करते हैं, देखो नील्स बोर की तृतीय अवधारणा द्वारा रीडबर्ग नियतांक का सत्यापन करना। रीडबर्ग नियतांक का सत्यापन करना। तो पहले तो तृतीय अवधारणा का ज्ञान होना चाहिए। नील्स बोर की तृतीय अवधारणा क्या थी, जब कोई इलेक्ट्रॉन उस कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है या अवशोषण करता है तो उससे एक फोटोन का
उत्सर्जन होता है कि उनकी ऊर्जा का जो अंतराल होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन उस कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है तो उनकी ऊर्जाओं का अंतराल एक फोटोन की ऊर्जा के तुल्य होता है। अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन Ni कक्षक से Nf कक्षक में क्या करता है, संक्रमण करता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक अवस्था थी Ni, इस कक्षक में थी और इस कक्षक में संक्रमण कर रहा है, तो इनवर्स मतलब प्रारंभिक जो अवस्था थी Ni के द्वारा दर्शाई गई है, जो अंतिम अवस्था है वो Nf के द्वारा दर्शाई गई है। तो इस अवस्था से इस अवस्था में संक्रमण करता है, अर्थात Ni कक्षक से Nf कक्षक में संक्रमण करता है, तो इनकी ऊर्जाओं का अंतराल होता है एक फोटोन की ऊर्जा के तुल्य होगा और न्यू आई आवृत्ति का एक फोटोन उत्सर्जित होगा। कहने का अर्थ है तृतीय अवधारणा कहती है E बराबर ENI माइनस ENF। चूंकि E इनकी ऊर्जाओं का अंतराल होगा एक फोटोन की ऊर्जा के तुल्य होगा, तो फोटोन की ऊर्जा सूत्र क्या होता है, h न्यू। IF लिख सकते हैं, इसलिए h न्यू IF ENI माइनस ENF। ये तृतीय अवधारणा होती है। अभी तो हमने तृतीय अवधारणा लिखी है कि निचोड़ की तृतीय अवधारणा अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन उस कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है तो उनकी ऊर्जाओं जो अंतराल होता है एक फोटोन की ऊर्जा क्या होता है, तुल्य होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी सहायता से हम देखते हैं Ni कक्षा के समय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सूत्र क्या था। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सूत्र से ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सूत्र से। तो अन्य कक्षा के लिए कुल ऊर्जा सूत्र क्या था, En बराबर माइनस का Me4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर और h स्क्वायर। क्या था, याद हो कि अन्य कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो सूत्र था माइनस का Me4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर nh स्क्वायर। Ni कक्षा के लिए चाहिए तो n के स्थान क्या कर देंगे, Ni कर देंगे। इसी प्रकार ENF निकाल लो NF कक्षा के लिए, तो यहाँ पर Me4 ऐसा रह जाएगा 8 एप्सिलॉन स्क्वायर, Ni के स्थान पर क्या हो जाएगा, NF हो जाएगा। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 2 आ गई। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा, h न्यू IF। तो ENI की वैल्यू ये रही माइनस का Me4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस ये माइनस ये माइनस क्या हो गया, प्लस Me4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर NF स्क्वायर h स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से जो कॉमन लिया जा सकता है वो कॉमन लीजिए, तो लेते हैं कॉमन। तो h न्यू IF Me4 कॉमन लिया जा सकता है ऊपर, तो नीचे 8 दोनों में कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, h स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, क्या लेंगे Me4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या रह गया, माइनस का 1/n i स्क्वायर और प्लस का 1/n f स्क्वायर। तो पहले प्लस का लिख देते हैं 1/n f स्क्वायर माइनस का 1/n i स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ये h भाग में जाएगा तो स्क्वायर था क्यूब हो जाएगा ये, तो न्यू आई एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, Me4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h क्यूब 1/n f स्क्वायर माइनस 1/n i स्क्वायर। ठीक है, ये मान लीजिए समीकरण नंबर आ गई 3। लाइमन श्रेणी सूत्र से, तो लाइमन श्रेणी सूत्र क्या होता है, लाइमन श्रेणी सूत्र से तो वो क्या होता है, न्यू बराबर आर के समय लिखा था मैंने, न्यू बराबर RC 1/1 की स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। समीकरण 3 और 4 की तुलना करते हैं, तो ये आवृत्ति है ये आवृत्ति, ये कक्ष की संख्या ये कक्ष की संख्या है, तो एक दूसरे की तुलना करते हैं तो ये जो नियतांक है इस नियतांक की क्या होगा, तुल्य होगा। तो समीकरण 3 और 4 की तुलना से, समीकरण 3 व 4 की तुलना से, तो ये नियतांक है और ये नियतांक है एक दूसरे क्या होंगे, तुल्य होंगे। तो RC बराबर Me4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h क्यूब। R की वैल्यू निकालेंगे तो Me4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h क्यूब C। वैल्यू रखते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स होता है, कितना होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 kg। ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 की घात 4
फिर 8 ऐसा साइन नोड है तो 8.85 गुना 10 की घात -12 की होल स्क्वायर। एच क्यूब तो 6.62 गुना 10 की घात -34 जूल सेकेंड क्यूब। सी की वैल्यू फिक्स होती है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो सभी नियतांक थे, सभी की वैल्यू रख दी। इसको हल करोगे तो आर की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी वो देखो, होगी 1.08 गुना 10 की घात 7 मीटर इनवर्स। हल करने पर क्या आएगा, नेटवर्क नियतांक का मान 1.08 गुना 10 की घात 7 मीटर इनवर्स। और वास्तविक मान क्या होता है, ये प्रायोगिक मान, वास्तविक मान होता है 1.09 गुना 10 की घात 7 मीटर इनवर्स। तो लगभग ये क्या आ गए, बराबर आ गए या नहीं आ गए। तो नील्स बोर की तृतीय उदाहरण द्वारा नेटवर्क नियतांक का सत्यापन किया जा सकता है, ठीक है ना, जिसका प्रायोगिक मान और वास्तविक मान क्या लगभग एक दूसरे क्या है, तुल्य है। तो इस प्रकार नील्स बोर की तृतीय उदाहरण द्वारा नेटवर्क नियतांक का सत्यापन किया जा सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके, गुड बाय।